मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड निकला 2025 में। और 2025 होते होते मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपने कंपैरेटिवली सारे बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करा है। और क्या ये 2026 में भी इसी तरीके की अंडर परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है? इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे बेसिक रीजन क्या है, और अगर हमारा विजन 2 साल 3 साल 4 साल का है उसमें क्या करना चाहिए, और मोतीलाल ओसवाल एएमसी भी क्या क्वांट के म्यूचुअल फंड जैसे गिरनी शुरू कर देगी? सो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, इन डेप्थ बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपैरिजन से। अगर हम देखेंगे मोतीलाल ओसवाल के लास्ट एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो -12% के आसपास है। वहीं पर जो एचडीएफसी है उसके +5% है, और कोटेक मिड कैप के अप्रॉक्सीमेटली -1% के आसपास, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ के +0.73% के आसपास। सो नेट इस समय पर अगर मैं कंपेयर करूंगा इसके पीयर से, सो ये नेगेटिव रिटर्न्स हमें दे रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं 3 साल की बात करूं तो अपनी कैटेगरी में ऑलमोस्ट टॉप परफॉर्मिंग रहा है, लाइफ टाइम में भी अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग रहा है। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल के साथ हो क्या रहा है? और एक चीज जिसके ऊपर ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते क्योंकि वो उस चीज को एनालाइज करने ही पसंद नहीं करते, वो चीज क्या है? वो मेन चीज है उसका पोर्टफोलियो। अगर हम करंटली देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस कहां पर हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए पैसा बनाएगी भी, और ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए पैसा खोएगी भी। ये भी मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूं, कैसे कंपेयर करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें 20% पैसा निफ्टी आईटी के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। अमेजिंगली निफ्टी आईटी के साथ क्या हुआ है, अगर हम निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी एक मेजर डाउन टर्न से होता हुआ जा रहा है। अगर आप देखोगे इसके ऑल टाइम हाई से इस साल के अंदर ये जो निफ्टी आईटी है 16% डाउन है। दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 16% के नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। और अगर मैं रीसेंट अप मूव को छोड़ दूं तो ये और भी ज्यादा गिर चुका था। सो बेसिकली क्या हुआ, निफ्टी आईटी के अंदर रीसेंट एक पंप आया, कितने परसेंट का? 15% के आसपास। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आप यहां पर देखोगे तो निफ्टी आईटी 20% मतलब 20% ऑलरेडी गिरा हुआ है। अदर्स के अंदर 16%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इसने अभी तक इसकी नैया बचाई हुई है। अदरवाइज अगर आप देखोगे टेलीकॉम सर्विसेज में भी काफी मेजर गिरावट है। स्टॉक्स की बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम, अगर हम इसके स्टॉक्स को खोल करके देखेंगे ना तो सबसे पहला सबसे ज्यादा पैसा इसने सी में डाला है, और लास्ट एक साल में परसिस्टेंट सिस्टम के साथ क्या हुआ, -4% के रिटर्न। और म्यूचुअल फंड के अंदर 10% की होल्डिंग है, मतलब 10% जो आपका पैसा जा रहा है वो तो पैसा ही नहीं बना रहा, नेगेटिव में है। कोफोर्ज में अगर मैं देखूं तो कोफोर्ज के अंदर क्या रिटर्न्स आई है लास्ट एक साल के अंदर, लास्ट एक साल के अंदर -4% के रिटर्न, मतलब इसने भी पैसा नहीं बनाया। इसी तरीके से इटर्नल रिसेंटली एक मेजर करेक्शन के साथ गुजरा है, और अगर आप देखोगे तो लास्ट एक साल के अंदर 0.5% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। और ये तो मैं लास्ट एक साल की बात कर रहा हूं, यहां पे एसआईपी आपने करी है तो काफी सारा पैसा होगा। डिक्सन 8% जहां पे पैसा डाला हुआ है आपके पूरे एयूएम का, डिक्सन के अंदर लास्ट एक साल के अंदर क्या हुआ, डिक्सन अपने ऑल टाइम हाई से रिसेंटली 27% गिर गया है। 27% का मेजर गिरावट डिक्सन के अंदर है। सो अगर हम देखें तो नेट इसकी जो टॉप होल्डिंग है जहां पे 10%, 20, 28, मतलब आप देख सकते हो, पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास। देखो वन कम्युनिकेशन के अंदर इसका पैसा कितना पड़ा हुआ है, इसका करीब 7-8% के आसपास पैसा पड़ा हुआ है। वन कम्युनिकेशन ने रिटर्न्स दिए हैं, अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप देखो तो गिरा हुआ था, अभी रिसेंटली रिकवरी करी है। ठीक है, सो सिर्फ वन कम्युनिकेशन है जहां पे थोड़ी सी ग्रोथ आई है। अदरवाइज नेट आप देखोगे ओवरऑल पैसे जो हैं जहां पे इनका मेजर पैसा पड़ा हुआ है वहां पे गिरावट आई है। अगर हम बात करें पॉलीकैब की, अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन पॉलीकैब इनके होल्डिंग में कम है। लेकिन नेट जितने टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में वो है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मेजर नेगेटिव चीज हमें देखने को मिली। इसको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि स्टॉक्स इसके अंदर के काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं बेंचमार्क से कंपेयर करूं तो जो येलो वाला पार्ट है हमारा बेंचमार्क है, बेंचमार्क 1% अप है और ये 11% डाउन है, मतलब 10% की अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट एक साल के अंदर। और अभी ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म नहीं हो रही, इवन एक महीने में भी जहां पे बेंचमार्क सिर्फ -2% गिरा हुआ है लास्ट एक मंथ में, ये करीब 4%। क्यों? क्योंकि डिक्सन इसका जो पैसा है वो दबा करके नीचे लेकर के गया। 27% का डाउनफॉल हमने डिक्सन के अंदर ऑलरेडी देख लिया है, और डिक्सन इसके पोर्टफोलियो में 8% है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को डिग इन करते हो तो आपको पता चलता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसके पोर्टफोलियो में है, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम किसी भी और चीज़ में नहीं है। लेकिन क्या जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है ये बर्बाद है, ये क्या वाहियात पोर्टफोलियो है, ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, क्योंकि इसी पोर्टफोलियो ने आपके लिए अमेजिंग रिटर्न्स निकाले हैं। सो पोर्टफोलियो लेवल पे खराबी है लेकिन पोर्टफोलियो खराब नहीं है। मतलब क्या है इसका, अब आप समझो, एक ना प्रैक्टिकल तरीके से समझो। म्यूचुअल फंड हम सिर्फ एसआईपी करते रहते हैं जो सही तरीका नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एसआईपी मतलब आपका पैसा लग रहा है, आपका पैसा आपने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई, इस तरीके से हमें सोचना है। अब सपोज करो इस समय पे मोतीलाल ओसवाल गिर रहा है, क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी ही गिर रहा है, आईटी के सारे स्टॉक्स के ऊपर दिक्कत है। डिक्सन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, कहां पे एक्सपोर्ट करता है? यूएस के अंदर। उनके एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो डिक्सन है वो उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 2% के आसपास है। अब जो 2% के प्रॉफिट मार्जिन है यूएस के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम पे 50% का टैरिफ लगा है, गिरना तो था ही। जितने भी बिजनेसेस इन्होंने चूज करे हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको याद होगा 2025 की स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी मोतीलाल ओसवाल के ऊपर, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट से हमारे कौन कौन से सेगमेंट को एक मेजर हैम्पर होगा। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि भाई ये कुछ सेगमेंट है, जैसे जेम्स हो गया, आईटी हो गया। आईटी पे डायरेक्टली नहीं लगा है लेकिन इनडायरेक्टली आईटी भी हैम्पर हो रही है। क्यों हो रही है? आईटी के अंदर इंडिया में प्रोजेक्ट ही नहीं है आईटी कंपनीज के पास। आप देखोगे आईटी कंपनी में ले ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं दिए जा रहे, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियली ग्लोबली स्लो डाउन है आईटी में। सो इंडिया में तो स्लो डाउन होना ही है। तो जहां पे टैरिफ नहीं लगा वहां पे स्लो डाउन है इंडस्ट्री के अंदर, और बाकी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से जो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो बना कैसे है? वो बना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की वजह से, कि अगर हमारा देश एक्सपोर्ट करता रहेगा सो ये पैसा कमाता रहेगा। हमारा देश क्या भी एक्सपोर्ट कर पा रहा है? नहीं। हमारे देश के जो एक्सपोर्ट हैं वो रिसेंटली ड्रास्टिकली गिरते हुए दिखे हैं, जिस वजह से हमारा जो बिजनेस है, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं वो हैम्पर हो रहे हैं। तो इस पूरी एनालिसिस के पास सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मोतीलाल ओसवाल क्वांट बन सकता है? देखो, क्वांट और मोतीलाल ओसवाल में ना एक चीज़ कॉमन रही है। वो क्या है? वो है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। और आप देखोगे क्वांट का जब पोर्टफोलियो उठा करके देखोगे तो क्वांट के पोर्टफोलियो में भी कॉन्सेंट्रेशन टॉप के 5-10 स्टॉक्स के अंदर रही है, जहां पे ओवरऑल पैसा उनका यही गया है। जिस वजह से क्या होता है, अगर वो सेगमेंट नहीं चलते ना तो गिरना शुरू हो जाते, तो लंबे समय तक गिरावट रहती है। लास्ट 2 साल से क्वांट गिरता ही रहा है, कोई अच्छा पैसा नहीं बनाया है उसने। और यही चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ दिखे, अगर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं किया। अब मान लो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड मैनेजर है वो कहता है एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो शिफ्ट करते हैं, अपना बैंकिंग की साइड चले जाते हैं, कंज्यूमर की साइड चले जाते हैं, या वायरिंग की साइड चले जाते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट अभी काफ़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब अगर ये इस सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर लेते हैं तो इस सिचुएशन में ऑल ऑफ द सडन पोर्टफोलियो गेन करना शुरू कर देगा, बिकॉज ये सेक्टर्स 2025 के अंदर मोमेंटम में रहे हैं और रिस्क भी यहाँ पे कम रहा है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि नहीं हम आईटी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो अगर आईटी में एक पंप आ जाए, ठीक है, तो आप ये मानो मोतीलाल ओसवाल बहुत तेजी से रिकवर करेगा और सारी अंडर परफॉर्मेंस 1-2 महीने 4 महीने में निपटा देगा। लेकिन अगर आईटी के अंदर ये इन्वेस्टेड रहते हैं और आईटी ही मरा हुआ सेगमेंट रहता है, तो आप ये मानो ये म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करता रहेगा। थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू करे और पोर्टफोलियो चेंज ना करे, मान के चलो 1-2 साल तो कहीं नहीं गई, 1-2 साल तो अंडर परफॉर्मेंस चलेगी। लेकिन यहाँ पे 2 नज़रिए हैं इसको देखने के। सबसे पहला नज़रिया, अगर एक ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर है जो आया कि यार मेरे को ना ग्रोथ करनी है। ग्रोथ का मतलब क्या भाई, मैं 5-6 साल में रिटर्न्स बनाना चाहता हूँ, 5-6 साल तक मैं एक लंबा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ना कि एक बार रिकवरी आ जाए ना तो मज़ा सा आ जाए। तो इस केस में देखो मोतीलाल ओसवाल बेस्ट है। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर दिख रही है, सारे स्टॉक्स जो चूज करे हैं स्टॉक वाइज बहुत अच्छे हैं, ये स्टॉक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, कोई लार्ज कैप ऐसा कोई बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, इंडस्ट्री डाउन टर्न से जा रही है, इस वजह से ये म्यूचुअल फंड गिर रहा है और ये होना ही था और ये होगा ही। ठीक है, तो अगर आप 6-7-8 साल 10 साल के लिए कह रहे हो तो यार मोतीलाल ओसवाल शायद एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक म्यूचुअल फंड हो सकता है आपके लिए, जो कि अंडर परफॉर्मेंस जा रहा है और आप सस्ते प्राइस पे उसकी एनएवी लोगे। जब आईटी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स हमारे वापस आएंगे, जैसे हमारी बात हो रही है कि 2026 के फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी एक ट्रेड डील हो जाएगी, हमारे पर टैरिफ कम गिर जाएंगे, मोतीलाल दबा के रिकवर कर जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर आप ये सोचो अगले 1 साल के अंदर मुझे ना ऐसा चाहिए कि मैं अगले 1 साल में कुछ गेन्स दिखा दूं, तो मोतीलाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि मोतीलाल ऐसे इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है जो इंडस्ट्री ही अंडरगोन है। राइट, अगर कोई इंसान मेरे को बोलता पराग पारेख में इन्वेस्ट कर दो, जब मैंने डिस्कस किया था पराग पारेख 2023-2024 में, क्या बढ़िया म्यूचुअल फंड है, कोई पूछ नहीं रहा था। पता है क्यों? अब दिखाता हूं। अगर हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को उठा करके देखो तो देखो गेम क्या था। पराग पारेख का भी पोर्टफोलियो देखो, प्राइवेट बैंक्स में 23% है, आईटी सर्विसेज में यहां पर है। ठीक है,
प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, ये सारे हैं ना। अब अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का स्टॉक मैं दिखाता हूँ आपको, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे ना तो आपको समझ आएगा। देखो 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 साल में एचडीएफसी बैंक बिल्कुल रिटर्न नहीं बना रहा था, 18% के रिटर्न्स थे। सो पराग पारेख भी रिटर्न नहीं बना रहा था। रिसेंटली एचडीएफसी ने रिटर्न्स बनाने शुरू कर दिए। पराग पारेख के रिटर्न्स आप देख लो लास्ट 1-1.5-2 साल से कि क्या अमेजिंग ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे ना, मार्केट को आउट परफॉर्म करा इन्होंने। और वो भी क्यों? क्योंकि इनके जो स्टॉक्स हैं जैसे बजाज होल्डिंग ये ग्रो कर रहा है, पावर ग्रिड ग्रो कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ग्रो कर रहा है, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो करंट मार्केट के हिसाब से अच्छे हैं। लेकिन अगर आप 2022, 23, 24 में यहाँ पे इन्वेस्टेड हो तो आपके कुछ रिटर्न्स नहीं बन रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री ही अंडर परफॉर्म कर रही थी जो इसके म्यूचुअल फंड के अंदर है, राइट। तो इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म कर रही है, ये टाइम है कि भाई एक डिसेंट क्वांटिटी में इसे खरीदा जाए। अगर हमारा पोर्टफोलियो का जो विजन है 5, 6, 7, 8 साल का है, क्योंकि स्टॉक्स अच्छे हैं इसके पोर्टफोलियो में, मोतीलाल की बात कर रहा हूँ, स्टॉक अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारा विजन ऑल ऑफ द सडन कि भाई नेक्स्ट टाइम 2026 में फ्रेश पोर्टफोलियो के साथ जाएं, सो फिर मोतीलाल ओसवाल आपके लिए नहीं है। लेकिन अब आप एचडीएफसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि एचडीएफसी के अंदर भी क्या हो गया कि फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो पोर्टफोलियो भी पूरा चेंज हो जाता है। सो फिर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आपको शिफ्ट करना है। बट अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, सो अगर किसी इन्वेस्टर को 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मोतीलाल इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड एज ऑफ नाउ। मिड कैप कैटेगरी में पोर्टफोलियो को देख करके ये लगता है टैरिफ कम होते ही ये रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई इन्वेस्टर है जो कि अगले साल से चाहता है कि भाई फ्रेश बाइंग करता हूँ ताकि रिकवरी अच्छी आ जाए, तो जो भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है वहाँ जाना चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो जो उसका है वो करंट मार्केट को फेवर कर रहा है। इसीलिए कोई भी म्यूचुअल फंड किसी मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है और वही म्यूचुअल फंड किसी अगली मार्केट में बुरा करता है, क्योंकि जो करंट मार्केट है वो करंट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर रही है तो वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पैसा बना रहा है। वहीं पे अगर करंट मार्केट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को सपोर्ट नहीं कर रही, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये आपको नॉर्मली कोई नहीं बताएगा। लोग बोलेंगे एसआईपी करते रहो, क्यों करना है भाई, गिर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या करें हम। भाई अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन्वेस्ट रहो, म्यूचुअल फंड अच्छा है, 5-6 साल के लिए अच्छा दिख रहा है, 1-2 साल के लिए तो भाई बुरा दिख रहा है, ये मैं मानूंगा, 1-2 साल के लिए बुरा दिख रहा है। तो अगर आपको 1-2 साल में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, दिक्कत हो सकती है, 2026 वैसे भी काफी वॉलेटाइल होगा, मार्केट क्रैश की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, सो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए नहीं है। ग्रेजुअली यहाँ से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा बनने से मतलब है, चाहे मोतीलाल बना दे मेरे लिए, चाहे एचडीएफसी बना दे, चाहे कोई दूसरा म्यूचुअल फंड बना दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैसे से मतलब है, राइट। सो ये आपकी अप्रोच है कैसी करनी है। बट शॉर्ट टर्म के लिए मोतीलाल अच्छा नहीं लग रहा, लॉन्ग टर्म के लिए मोतीलाल मुझे लगता है आज भी उतना ही अच्छा है जितना 2 साल पहले था। सो आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।